हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने बात की थी एचआईवी के स्ट्रक्चर और उसके जीनोम के बारे में। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे एचआईवी के लाइफ साइकिल के बारे में, एचआईवी के जीवन चक्र के बारे में। प्रीवियस क्लास के अंदर जो बताया था कि एचआईवी की स्ट्रक्चर किस टाइप की होती है, उसका जीनोम क्या होता है, उसके अंदर स्ट्रक्चर में मेन जो प्रोटीन्स होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं, सरफेस प्रोटीन हो गई या फिर एनुलर प्रोटीन हो गई, जीनोम क्या होता है, एंजाइम कौन से होते हैं, उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। अगर हम एचआईवी की लाइफ साइकिल के बारे में बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको अगर हम शॉर्ट में समझे तो एचआईवी की लाइफ साइकिल में क्या होता है कि एचआईवी किसी भी मेथड से मोड ऑफ ट्रांसमिशन डिफरेंट हो सकते हैं। उन मोड ऑफ ट्रांसमिशन के बारे में हम आगे बात करेंगे। डिफरेंट टाइप के मोड ऑफ ट्रांसमिशन से एचआईवी हमारी बॉडी में क्या करता है, एंटर करता है। एंटर करने के बाद में ये कुछ स्पेसिफिक टाइप की सेल्स होती है बॉडी में, जिनको जनरली क्या बोला जाता है, CD4 सेल्स बोला जाता है। अभी इसको एक्सप्लेन करेंगे हम। CD4 सेल्स बोला जाता है। उन CD4 सेल्स को ये क्या करता है, इन्फेक्ट करता है, उनसे अटैच होता है, देन फिर अपने नंबर्स को इंक्रीज करता है और फिर उस सेल से फ्री होकर अदर सेल्स को इन्फेक्ट करता है और कंटिन्यूसली जो है ये सेल्स जो मेनली इम्यून सेल्स जो होती है उनको क्या करता जाता है, डैमेज करता जाता है और अपने नंबर को इंक्रीज करता जाता है। तो ये इसका क्या है, लाइफ साइकिल है कि किस तरीके से एचआईवी वायरस जो है वो होस्ट सेल के साथ में अटैच होता है, फ्यूज होता है, देन उसका किस तरीके से रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होता है, इंटीग्रेशन होता है, देन रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, आफ्टर दैट असेंबलिंग एंड बडिंग के बाद में वो उस सेल से फ्री हो जाता है और फिर अदर सेल्स को ब्लड स्ट्रीम के थ्रू डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में ट्रांसफर होकर अदर जो सेल्स होती है, नॉर्मल सेल्स, उनको क्या करता है, इन्फेक्ट करता है। ओके, तो जो एचआईवी लाइफ साइकिल है उसको हम 3 स्टेप्स के अंदर क्या कर सकते हैं, कैटेगराइज कर सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं अकॉर्डिंग, जिससे कि हम इसको इजीली क्या कर सके, समझ सके। तो अगर 7 स्टेप्स की हम बात करें तो फर्स्ट स्टेप होती है बाइंडिंग, या फिर इसको बोल सकते हैं अटैचमेंट। सेकेंड स्टेप फ्यूजन। थर्ड स्टेप रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। एंड फोर्थ स्टेप इंटीग्रेशन। फिफ्थ रेप्लिकेशन हो सकता है, डीएनए मटेरियल जो ऐड होता है जीनोम के साथ में उसका रेप्लिकेशन, देन उसका क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन, एंड देन ट्रांसक्रिप्शन के बाद में एमआरएनए की हेल्प से किसका फॉर्मेशन होगा, प्रोटीन्स का, देन ट्रांसलेशन। एंड 6th स्टेप असेंबली, जिसमें डिफरेंट वायरल जो एमआरएनए होता है और प्रोटीन्स होती है वो सब मिलकर क्या बनाती है, न्यू वायरल पार्टिकल्स का फॉर्मेशन करती हैं। एंड देन बडिंग, रिलीजिंग ऑफ न्यू वायरल पार्टिकल फ्रॉम इन्फेक्टेड होस्ट सेल। तो ये 7 स्टेप्स हो गई। हम एक एक स्टेप के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेते हैं किसको, बाइंडिंग को, अटैचमेंट। बाइंडिंग की अगर हम बात करें तो एचआईवी वायरस जैसे ही ब्लड के अंदर एंटर करता है, सॉरी बॉडी के अंदर एंटर करता है, तो वहां पर जाकर ये स्पेसिफिक टाइप की, अभी मैंने बात की स्पेसिफिक टाइप की जो सेल्स होती है उनके साथ में अटैच होता है और उन स्पेसिफिक सेल्स को बोला जाता है CD4 सेल्स। कौन सी सेल्स बोलते हैं उनको, CD4 सेल्स। अब ये जो CD4 सेल्स है उनके एग्जाम्पल कौन कौन से हो सकते हैं। एक्चुअल में क्या होता है कि ये CD4 सेल्स, इनको इसलिए बोला जाता है कि ये CD4 एक मॉलिक्यूल होता है। क्या होता है, एक मॉलिक्यूल होता है, प्रोटीन मॉलिक्यूल होता है जो किसकी तरह काम करता है, रिसेप्टर की तरह काम करता है। रिसेप्टर, ग्राही, हिंदी में बोलते हैं इसको, ग्राही की तरह काम करता है। मींस कि ये जो एंटीजेंस बाहर से आते हैं, बॉडी के बाहर से आते हैं, उनको रिसीव या उनको अपने साथ में अटैच करने का काम करता है। तो बॉडी में डिफरेंट टाइप की इम्यून सेल्स बहुत डिफरेंट टाइप की होती है, उनके अंदर जिन जिन सेल्स के अंदर CD4 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होता है उनको क्या बोला जाता है, CD4 सेल्स बोला जाता है। इसके एग्जांपल की अगर हम बात करें कि CD4 सेल्स के कौन कौन से एग्जांपल्स हो सकते हैं, एक तो होता है T हेल्पर सेल्स, TH इसको शॉर्ट में बोला जाता है, T हेल्पर सेल्स, मोनोसाइट्स,
मोनोसाइट्स और मैक्रोफेजेस। टी हेल्पर सेल, मोनोसाइट एंड मैक्रोफेजेस। अब ये टी हेल्पर सेल, मोनोसाइट, मैक्रोफेजेस ये कहाँ से आती हैं? तो इसके लिए मैं एक बार वापस से रिकॉल कर देता हूँ। आप लोगों ने ब्लड के बारे में जरूर पढ़ा होगा 11th क्लास के अंदर। ब्लड जो है उसको हम 2 पार्ट्स के अंदर क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं। मीन्स कि इसको एक तो इसका जो फ्लूइड पार्ट होता है, लिक्विड पार्ट होता है, तरल पार्ट होता है, जिसको क्या बोला जाता है, प्लाज्मा। और दूसरा जो सेलुलर पार्ट होता है, ब्लड सेल्स, जिसके अंदर जनरली आती है ब्लड सेल्स। ब्लड सेल्स के फिर इसको 3 कैटेगरी के अंदर क्या किया जाता है, डिवाइड किया जाता है। एक तो आरबीसी, देन डब्ल्यूबीसी एंड सेल फ्रेगमेंट्स होते हैं कुछ, जिनको क्या बोला जाता है, प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स ये यहां पर क्यों एक्सप्लेन कर रहे हैं, ताकि आप लोगों को ये समझ में आ जाए कि ये टी हेल्पर सेल, मोनोसाइट और मैक्रोफेजेस क्या होती हैं। ये एक्चुअल में डब्ल्यूबीसी का क्या होती है, टाइप होती है। डब्ल्यूबीसी को फिर वापस से जो है क्लासिफाई किया जाता है 2 टाइप्स में, ग्रेन्युलोसाइट एंड एग्रेन्युलोसाइट। एक तो होती है ग्रेन्युलोसाइट एंड सेकेंड एग्रेन्युलोसाइट। कणिका युक्त और कणिका रहित 2 टाइप्स की जो है डब्ल्यूबीसी होती हैं। अब इसमें ग्रेन्युलोसाइट के अगर हम एग्जांपल की बात करें, मैं इधर लिख देता हूं इनको। ग्रेन्युलोसाइट्स जो है वो डब्ल्यूबीसी 3 टाइप्स की होती है। एक होती है एसिडोफिल, एसिडोफिल्स, बेसोफिल्स एंड न्यूट्रोफिल्स। ये कैटेगरी हो गई कौन सी, ग्रेन्युलोसाइट की। अब अगर हम बात करें किसके बारे में, एग्रेन्युलोसाइट्स जो होती है उनके बारे में। एग्रेन्युलोसाइट्स जो है उनको 2 कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया जाता है। एक तो होती है मोनोसाइट, एक तो कौन सी होती है, मोनोसाइट। एग्रेन्युलोसाइट को किस किस में, एक तो मोनोसाइट में, और एक कैटेगरी कौन सी हो गई, लिम्फोसाइट्स। lymphocytes. Monocytes after maturation convert into macrophages. मोनोसाइट मैचुरेशन के बाद में, परिपक्व होने के बाद में किस में कन्वर्ट हो जाती है, मैक्रोफेज में कन्वर्ट हो जाती हैं। और जो लिम्फोसाइट होती हैं उनको जनरली 2 टाइप्स के अंदर डिवाइड किया गया है। एक होती है बी लिम्फोसाइट एंड सेकेंड टी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट्स। अब ये जो टी लिम्फोसाइट्स है इसी के टाइप होते हैं टी हेल्पर सेल। ठीक है, इम्यून सिस्टम जब हम स्टडी करेंगे तो इम्यून सिस्टम के अंदर ये सब आएगा कि जो टी लिम्फोसाइट्स होती है उनके कौन कौन से टाइप होते हैं। उनमें से एक टाइप क्या होता है, टी हेल्पर सेल्स का होता है। हेल्पर इसलिए बोला जाता है, टी सहायक कोशिका। टी हेल्पर सेल्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये अदर जो टी सेल्स होती है, जैसे टीसी सेल, टी साइटोटॉक्सिक सेल्स होती है, टीएस सेल्स होती है, और इवन जो बी लिम्फोसाइट्स होती है उनकी भी ये क्या करती है, हेल्प करती है, उनके मैचुरेशन में हेल्प करती है। तो यहाँ पर हमने देखा कि ये जो हमने एग्जांपल्स लिखे थे किसके, CD4 सेल्स के, कौन कौन से, टी हेल्पर सेल्स, मोनोसाइट और मैक्रोफेजेस। तो ये किसके टाइप होते हैं, डब्ल्यूबीसी के टाइप होते हैं। डब्ल्यूबीसी में कौन सी कैटेगरी के अंदर, एग्रेन्युलोसाइट। एग्रेन्युलोसाइट में लिम्फोसाइट के, ठीक है, एक तो लिम्फोसाइट हो गई और दूसरी क्या हो गई, मोनोसाइट। लिम्फोसाइट में जो टी हेल्पर सेल्स आती है। क्लियर, तो ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि ये टी हेल्पर सेल CD4 सेल्स क्या होती है। अब अगर हम बात करें कि ये हमारे सामने 3 टाइप्स की, और एक दो और होती है, डेंड्रिट सेल्स होती है। जो ये 3 टाइप्स की CD4 सेल्स है, ये कब कौन सी सेल इन्फेक्ट होगी ये डिपेंड करता है मोड ऑफ ट्रांसमिशन पर। किस पर डिपेंड करता है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन पर। अगर जनरली जो HIV है वो बॉडी के अंदर सेक्सुअल इंटरकोर्स से एंटर कर रहा है, सेक्सुअल इंटरकोर्स से एंटर कर रहा है, तब वो कौन सी सेल्स को इन्फेक्ट करता है, जाकर मोनोसाइट एंड मैक्रोफेज को। लेकिन अगर जो HIV है वो डायरेक्ट ब्लड के अंदर एंटर कर रहा है बाय द
इन्फेक्टेड सिरिंज हो सकती है, निडल्स हो सकती है, या फिर थ्रू प्लेसेंटा इन चाइल्ड, तो वहां पर अगर डायरेक्टली ब्लड के अंदर एंटर करेगा तब वो फर्स्ट ऑफ ऑल किसको जाकर इन्फेक्ट करेगा, टी हेल्पर सेल को इन्फेक्ट कर। इसलिए कंफ्यूज ना हो कि जो HIV है वो मैक्रोफेज को इन्फेक्ट करता है, मोनोसाइट को करता है, या TH को करता है। ये डिपेंड करता है किस पे, मोड ऑफ ट्रांसमिशन पे, कि HIV बॉडी में एंटर कौन से मोड ऑफ ट्रांसमिशन से कर रहा है। अगर थ्रू ब्लड कर रहा है तब टी हेल्पर सेल फर्स्ट सबसे पहले कांटेक्ट में आएंगी, लेकिन अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स शारीरिक संबंध के थ्रू जो है अगर बॉडी के अंदर एंटर कर रहा है तो सबसे पहले कौन सी सामने आती है सेल्स, मोनोसाइट एंड मैक्रोफेजेस सामने आती है। क्लियर? तो यहां पर ये हमने इसके बारे में बात की। अब बाइंडिंग की अगर हम बात करें, बाइंडिंग प्रोसेस, जैसे हम एग्जांपल ले लें, ये सेल है कौन सी, टी हेल्पर सेल, टी हेल्पर सेल, और एक सेल कौन सी ले ली हमने, मोनोसाइट, मोनोसाइट या मैक्रोफेज, मोनोसाइट और मैक्रोफेज, ये इनके क्या हो गए, न्यूक्लियस। यहां पर इन सेल सरफेस पे एक रिसेप्टर होता है, अभी हमने ऊपर नाम बोला जिसका, इस रिसेप्टर को क्या बोला जाता है, CD4 रिसेप्टर। कौन सा रिसेप्टर होता है ये, CD4 रिसेप्टर। इन CD4 रिसेप्टर के साथ साथ में कुछ और रिसेप्टर्स भी होते हैं जिनको क्या बोला जाता है, को रिसेप्टर। जैसे अगर ये मोनोसाइट है तो कोरिसेप्टर अलग होगा, और अगर टी हेल्पर सेल है तो कोरिसेप्टर डिफरेंट टाइप का होगा। ये थोड़ा सा इनमें क्या होता है, डिफरेंस होता है। देखो जैसे अगर ये टी हेल्पर सेल है तो यहाँ पर जो ये रिसेप्टर होता है, कोरिसेप्टर होता है, वो होता है CXCR4। कौन सा रिसेप्टर होता है, CXCR4। लेकिन अगर ये कौन सा है, मोनोसाइट है, कौन सी सेल है, मोनोसाइट है, तो उस केस में होता है CCR5। ये कोरिसेप्टर कौन सा होता है, CCR5। क्लियर? इसकी फुल फॉर्म होती है, सी रिसेप्टर CXCR4 की होती है कीमोकाइन रिसेप्टर 4, कीमोकाइन, इसको बोलते हैं कीमोकाइन रिसेप्टर 4, और ये कीमोकाइन रिसेप्टर 5, कीमोकाइन रिसेप्टर 5। ये कीमोकाइन एक केमिकल सब्सटेंस होता है जो कि जनरली टी सेल्स प्रोड्यूस करती हैं। तो यहां पर, और ये वाला जो है, ये रिसेप्टर, ये कौन सा हो गया, CD4 रिसेप्टर। ये कौन सा हो गया, CD4 रिसेप्टर। जनरली ये जो CD4 रिसेप्टर होता है ये भी खुद एक को रिसेप्टर होता है, लेकिन वो किसका होता है, TCR का, टी सेल रिसेप्टर्स। ये जो टी सेल्स हमने अभी पढ़ा था कि डिफरेंट टाइप की जो टी सेल्स होती है उनके सरफेस पे या मेम्ब्रेन पे टी सेल रिसेप्टर्स होते हैं, उनके साथ में कुछ सेल्स ऐसी होती है जिनमें को रिसेप्टर के फॉर्म में कौन प्रेजेंट होता है, CD4 रिसेप्टर। तो HIV जो वायरस होता है उसका टारगेट क्या होता है, CD4 रिसेप्टर। उसका टारगेट क्या है, CD4 रिसेप्टर। और ये CD4 रिसेप्टर ओनली कौन सी सेल्स में प्रेजेंट होता है, टी हेल्पर, मैक्रोफेज एंड मोनोसाइट। क्लियर? तो यहां पर ये CD4 रिसेप्टर, अब मैंने बताया कि मोड ऑफ ट्रांसमिशन के बेस पे ये डिफरेंट टाइप की सेल्स को क्या करेगा, इन्फेक्ट करेगा या उनके साथ में अटैच होगा। तो यहां पर अटैच, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है कि जो HIV वायरस होता है उसका GP120 प्रोटीन, कौन सा, GP120 प्रोटीन स्ट्रक्चर के अंदर हमने पढ़ा था। जैसे ये वायरल स्ट्रक्चर हो गई, यहां पर ये स्पाइक्स, नॉब्स जो है हमने बात की थी, जो कि 2 टाइप्स की प्रोटीन्स के बने होते हैं, एक तो GP120 और दूसरा GP41। यहां पर क्या होता है कि इसका ये जो नॉब वाला आगे वाला स्ट्रक्चर होता है जिसको क्या बोला था, GP120, ये सबसे पहले किसके साथ में अटैच होता है, CD4 रिसेप्टर के साथ में अटैच होता है। ये वाला इसको पास में लाएंगे तो ये इसके साथ में क्या होगा, अटैच होगा। क्लियर? तो यहां पर बाइंडिंग में या अटैचमेंट में कौन कौन इन्वॉल्व हो रहा है, एक तो CD4 रिसेप्टर ऑफ होस्ट सेल एंड GP120 प्रोटीन ऑफ HIV वायरस। क्लियर? इसी तरीके से यहां पर भी जो है HIV का क्या होगा,
GP120 प्रोटीन क्या होगी, अटैच होगी किसके साथ में, CD4 मॉलिक्यूल्स के साथ में। इसके अलावा जैसे इस साइड में जो बनाया है कौन सा रिसेप्टर, जैसे ही एक बार ये बाइंड हो जाता है, सबसे पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कौन बाइंड होगा, GP120 किसके साथ में, CD4 रिसेप्टर के साथ में। उसके बाद में क्या होता है कि जो ये GP120 प्रोटीन होती है और जो CD4 रिसेप्टर्स होते हैं उनमें कुछ कन्फर्मेशनल चेंज होते हैं। इनकी जो ज्योमेट्री होती है, स्ट्रक्चर, प्रोटीन की जो स्ट्रक्चर होती है उनमें क्या होते हैं, चेंज होते हैं, जिसकी वजह से एक और जो है GP120 किसके साथ में अटैच हो जाता है, को रिसेप्टर के साथ में अटैच हो जाता है। इसी तरीके से यहां पर भी ये किसके साथ में अटैच हो जाएगा, को रिसेप्टर के साथ में अटैच हो जाएगा। क्लियर। तो ये फर्स्ट स्टेप कौन सी हो गई, बाइंडिंग की हो गई। देन फिर आता है इसके बाद में फ्यूजन। फ्यूजन में क्या होता है, फर्स्ट स्टेप में क्या याद रखना है कि बाइंडिंग या अटैचमेंट किस किस के बीच में होता है, CD4 सेल्स या टी हेल्पर मोनोसाइट सेल्स का कौन सा रिसेप्टर, CD4 रिसेप्टर, और HIV वायरस का कौन सा प्रोटीन, GP120 प्रोटीन। फिर नेक्स्ट स्टेप की हम बात करें फ्यूजन। फ्यूजन में क्या होता है, देखो हमने एक और प्रोटीन के बारे में बात की थी, GP41। GP120 का फंक्शन हमको पता चल गया। वो फंक्शन क्या था कि वो CD4 रिसेप्टर्स के साथ में क्या होता है, अटैच होता है। अब जो फ्यूजन है उसमें क्या होगा, फ्यूजन में देखो ये सेल है, ठीक है, होस्ट सेल। हमने देखा कि यहां पर ये CD4 रिसेप्टर्स अटैच हो चुके थे। CD4 रिसेप्टर्स के साथ में HIV वायरस क्या हो गया, अटैच हो गया। नेक्स्ट स्टेप हम किसकी बात कर रहे हैं, फ्यूजन की बात करें। तो फ्यूजन में क्या होता है, जैसे ही GP120 प्रोटीन CD4 रिसेप्टर्स और को रिसेप्टर्स के साथ में अटैच होता है तो उसमें और क्या आते हैं, कन्फर्मेशनल चेंजेस आते हैं, स्ट्रक्चर में चेंज आते हैं। और उन चेंजेस की वजह से इसका जो इनर वाला पोर्शन होता है, ये देखो ये क्या था, ये तो क्या हो गया GP120 और ये कौन सा था, GP41। तो ये GP41 क्या होता है कि ये जो मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर तक चला जाता है, अंदर धंस जाता है। क्यों धंस जाता है, क्योंकि इसका खुद का नेचर कैसा होता है, हाइड्रोफोबिक। इसका नेचर कैसा होता है, हाइड्रोफोबिक नेचर होता है। क्लियर। क्योंकि ये सेल मेम्ब्रेन जो होती है क्या होती है, लिपिड बाइलेयर होती है, और लिपिड बाइलेयर को क्रॉस करने के लिए जो कोई भी मॉलिक्यूल्स होता है उसको कौन से नेचर का होना जरूरी होता है, हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफिलिक जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो जनरली लिपिड बाइलेयर को क्रॉस नहीं कर सकते हैं। तो यहां पर ये GP41 क्या हुआ, कंफर्मेशनल चेंज हुआ। देन GP41 जो प्रोटीन है वो कहां पर चला गया, लिपिड बाइलेयर में। क्यों चला गया, हाइड्रोफोबिसिटी, हाईली हाइड्रोफोबिक होने की वजह से ये अंदर तक धंस जाता है। और अब जो स्ट्रक्चर है वो कैसी हो जाती है, इस तरीके से। यहाँ पर ये क्या दिख रहा है कि ये जो हाफ एनवलप है वो तो बाहर की तरफ है, लेकिन हाफ एनवलप जो है कहाँ चला गया, अंदर चला गया। किसकी हेल्प से, GP41 प्रोटीन की। तो जो फ्यूजन है उसमें मेनली जो है कौन सी प्रोटीन इन्वॉल्व होती है, GP41 प्रोटीन इन्वॉल्व होती है। और यहाँ पर इसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है, कैप्सिड जो होता है, इसका जेनेटिक मटेरियल या कैप्सिड, और इसके अंदर क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल RNA होता है, और ये इसके स्पाइक्स हो गए। तो ये वाला जो प्रोसेस है ये कौन सा हो गया, फ्यूजन का प्रोसेस हो गया। ठीक है, यहां पर ये मतलब दोनों सेल मेम्ब्रेन, होस्ट सेल मेम्ब्रेन प्लस जो वायरल एनवलप होता है एक दूसरे के साथ में अच्छी तरीके से क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। वही प्रोसेस क्या हो गया, फ्यूजन हो गया। प्रोटीन कौन सी इसके अंदर इन्वॉल्व होती है, GP41 प्रोटीन। क्लियर। अब देखो नेक्स्ट, ये सेकंड स्टेप हो गई, बाइंडिंग के बाद में क्या हुआ, फ्यूजन हुआ। फ्यूजन के बाद में थर्ड स्टेप आती है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में क्या होगा, अब यहां से एक और कि जैसे ही HIV वायरस होस्ट सेल को इन्फेक्ट करता है तो होस्ट सेल का जो एनवलप होता है जिसके अंदर GP120 प्रोटीन होती है, GP41 प्रोटीन होती है, और ये लिपिड बाइलेयर होती है जिसका फॉर्मेशन कौन करता है, होस्ट सेल ही करती है। ये सब सेल के बाहर ही रह जाते हैं। इनर साइड में जो एंटर करता है वो ओनली कौन एंटर करता है, कैप्सिड या न्यूक्लियो कैप्सिड।
न्यूक्लियोकैप्सिड ही होस्ट सेल में क्या करता है, एंटर करता है। मींस इसमें न्यूक्लिक एसिड भी है प्लस प्रोटीन की 2 लेयर्स, एक इनर लेयर और एक आउटर लेयर। इनर लेयर कौन सी होती है, लास्ट क्लास के अंदर इसके बारे में बताया था कि इनर लेयर होती है इनर लेयर P24 और आउटर लेयर होती है P17। तो ये दोनों प्रोटीन लेयर प्लस जो न्यूक्लिक एसिड होता है, अब ये जैसे ही अंदर जाएगा तो यहाँ पर कुछ एंडोसोम प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। लाइसोसोम के टाइप्स होते हैं, एंडोसोम ये सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर बनाती है और ये क्या कर लेती है, इसको कवर कर लेती है। एक किसका फॉर्मेशन हो गया, एंडोसोम का फॉर्मेशन। ये क्या बन गए यहाँ पर, एंडोसोम। अब एंडोसोम के अंदर बहुत सारे क्या होते हैं, एंजाइम होते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से यहाँ का जो पीएच होता है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। पीएच जैसे ही चेंज होगा तो ये एंडोसोम ब्रेक डाउन हो जाता है। इसकी प्रोटीन जो होती है वो प्रोटीज एंजाइम के हेल्प से क्या हो जाती है, ब्रेक डाउन हो जाती है। देन यहाँ पर ये जो जेनेटिक मटीरियल होता है वो क्या हो जाता है, फ्री हो जाता है। साइटोप्लाज्म में सेल की जो साइटोप्लाज्म होती है उसमें क्या हो जाता है, फ्री हो जाता है। देन अब प्रोसेस स्टार्ट होगा, कौन सा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस स्टार्ट होगा। ये जो न्यूक्लियोकैप्सिड है इसके साथ में जितने भी एचआईवी के अंदर एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज ले लो, इंटीग्रेज ले लो, आरएनएज एच ले लो, या फिर प्रोटीएज एंजाइम, ये सारे प्रोटीन भी एंजाइम भी जो है होस्ट सेल में क्या करते हैं, एंटर करते हैं। तो हमने क्या देखा कि फ्यूजन के बाद में एक एंडोसोम का फॉर्मेशन होता है। देन एंडोसोम के अंदर जो है पीएच चेंज होता है, जिसकी वजह से वो ब्रेक डाउन हो जाता है और जो इसका जेनेटिक मटेरियल होता है वो साइटोप्लाज्म में क्या हो जाता है, फ्री हो जाता है। इसके साथ में जो भी एंजाइम होते हैं, मेनली जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, जैसे ही साइटोप्लाज्मिक उसको कंडीशन मिलती है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज को, अभी तक क्या था, वो इनएक्टिव कंडीशन में था, लेकिन जैसे ही साइटोप्लाज्म में आता है वो क्या हो जाता है, एक्टिव हो जाता है। एक्टिव होने के बाद में वो क्या करेगा, यहां पर मैं साइड में बता रहा हूं इसको, ये आरएनए, वायरल आरएनए, ये कौन सा आरएनए हो गया, वायरल आरएनए। देन अब क्या होगा, यहां से वायरल आरएनए जैसे ही यहां पर फ्री हुआ साइटोप्लाज्म में, तो यहां पर कौन सा एंजाइम, आरटी, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, कौन से प्रोसेस की हेल्प से, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस की हेल्प से, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। इसके साथ में किसका फॉर्मेशन करेगा, डीएनए का फॉर्मेशन करेगा, इसके कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए का फॉर्मेशन करेगा। ये इस तरीके से यहाँ पर हम डीएनए को बना देते हैं। अब ये क्या बन गया, एक तो इसमें कौन सा स्ट्रैंड है, आरएनए स्ट्रैंड, ये तो कौन सा हो गया, आरएनए, और ये कौन सा हो गया, डीएनए। इसको बोला जाता है आरएनए डीएनए हाइब्रिड, आरएनए डीएनए हाइब्रिड। अब हमको चाहिए केवल, या वायरल को चाहिए कि उसके पास में केवल क्या होना चाहिए, डबल स्टैंडर्ड डीएनए होना चाहिए, ताकि वो होस्ट जीनोम में जाकर क्या हो सके, इंटीग्रेट हो सके। तो उसके लिए क्या होता है कि एक और एंजाइम, एचआईवी स्ट्रक्चर जब बनाया था, स्ट्रक्चर उसकी बनाई थी, तो वहां पर एक और एंजाइम लिखा था, कौन सा एंजाइम, आरएनएज एच, ठीक है, राइबोन्यूक्लिएज एच हाइब्रिड, ठीक है। ये क्या करता है, राइबोन्यूक्लिएज, न्यूक्लिएज एंजाइम्स का जनरल फंक्शन होता है कि वो न्यूक्लिक एसिड को ब्रेक डाउन करने का काम करते हैं, तोड़ने का काम करते हैं। तो यहाँ पर आरएनएज एच, R4 आरएनए, H4 हाइब्रिड, जहां पर भी आरएनए डीएनए के साथ में हाइब्रिड फॉर्म में प्रेजेंट होता है, तो ये एंजाइम का क्या फंक्शन होता है कि वो आरएनए मॉलिक्यूल को डिग्रेड करके और फ्रेगमेंट में क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है। तो यहां पर कौन सा एंजाइम अब एक्ट करेगा, आरएनएज एच। ये आरएनएज एच क्या करता है, ये जो आरएनए है डीएनए के साथ में हाइब्रिड फॉर्म में, उसको ब्रेक डाउन कर देता है और उसको डीएनए से अलग कर देता है। अब यहां पर हमारे पास में क्या मिल गया, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए। नाउ सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए को वापस से जो है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, इसके अंदर दोनों एक्टिविटी होती है। ये आरएनए टेम्पलेट पर भी डीएनए का सिंथेसिस कर सकता है और डीएनए टेम्पलेट को यूज करके भी दूसरे डीएनए स्ट्रैंड का क्या कर सकता है, सिंथेसिस कर सकता है, ठीक है। मींस ये आरएनए डिपेंडेंट और आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज और डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज दोनों की तरह काम करता है। तो यहां पर रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के हेल्प से इस स्ट्रैंड के साथ में कॉम्प्लीमेंट्री जो है दूसरा स्ट्रैंड क्या हो जाएगा, सिंथेसाइज हो जाएगा। ये क्या बन गया, डबल स्टैंडर्ड डीएनए,
डबल स्टैंडर्ड डीएनए। और इसी को क्या बोलते हैं? प्रोवायरल डीएनए। क्या बोलेंगे इसको? प्रोवायरल डीएनए। क्लियर? इसको क्या बोलेंगे? प्रोवायरल डीएनए। तो यहां पर रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में क्या हुआ? वायरल डीआरएनए से किसका फॉर्मेशन? प्रोवायरल डीएनए का या डबल स्टैंडर्ड डीएनए का, जिसमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम यूज होता है, आरएनएस एच राइबोन्यूक्लिएज एच एंजाइम यूज होता है, और देन किसका फॉर्मेशन हो जाता है? डबल स्टैंडर्ड डीएनए का। क्लियर? तो ये कौन सी स्टेप हो गई? थर्ड स्टेप हो गई। कौन सी? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। नाउ अगर हम फोर्थ स्टेप की बात करें, इंटीग्रेशन। फोर्थ स्टेप आती है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में क्या होता है कि जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए या प्रोवायरल डीएनए का फॉर्मेशन हुआ है वो अब कहां पर हुआ है? ये साइटोप्लाज्म में, सेल के साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म से ये जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए है वो कहां पर एंटर करेगा? न्यूक्लियस में। देखो ये सेल हो गई, ये इस सेल का क्या है? न्यूक्लियस। यहां पर हमने देखा कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस से किसका फॉर्मेशन हुआ? प्रोवायरल डीएनए का। ये क्या है? प्रोवायरल डीएनए। नाउ आप लोगों ने 11th क्लास के अंदर जो है सेल स्ट्रक्चर साइटोलॉजी के अंदर न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा होगा। न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन होती है वो भी क्या होती है? डबल लेयर्ड होती है। यहां पर बहुत सारे क्या प्रेजेंट होते हैं? न्यूक्लियोपोर। क्या प्रेजेंट होते हैं? न्यूक्लियोपोर प्रेजेंट होते हैं। और ये न्यूक्लियोपोर जो हैं क्या करते हैं? ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं कि जो साइटोप्लाज्म के अंदर कोई भी प्रोडक्ट बनता है और अगर उसको कहाँ पर जाना हो? न्यूक्लियस में, तो इन पोर के हेल्प से जाता है। न्यूक्लियस के अंदर कोई सब्सटेंस या प्रोडक्ट फॉर्म होता है, उसको साइटोप्लाज्म में ट्रांसफर करना होता है, तो किसकी हेल्प से किया जाता है? न्यूक्लियोपोर। तो ये क्या होते हैं? न्यूक्लियोपोर। क्लियर? अब देखो प्रोवायरल डीएनए जो है इन न्यूक्लियोपोर के हेल्प से कहां पर एंटर करेगा? न्यूक्लियस में। कहां एंटर कर गया? न्यूक्लियस में। ये आ गया यहां पर न्यूक्लियस में। इसको मैं ब्लैक से ही बना रहा हूं। ये न्यूक्लियस में एंटर कर गया। ठीक है? अब यहां पर न्यूक्लियस के अंदर जो है होस्ट जीनोम होता है, होस्ट का जो डीएनए होता है वो प्रेजेंट होता है। ये होस्ट डीएनए हो गया। ये होस्ट डीएनए हो गया, ये यहां पर प्रेजेंट होता है कॉइल्ड स्ट्रक्चर में। अब यहां पर क्या होता है कि ये होस्ट जीनोम के साथ में ये जो प्रोवायरल डीएनए है उसको क्या होना है? अटैच होना है। क्या होना है? अटैच होना है। और ये अटैच होता है किसकी हेल्प से? एक एंजाइम की हमने बात की थी, इंटीग्रेज। कौन सा एंजाइम? इंटीग्रेज। ये इंटीग्रेज एंजाइम क्या करता है? किसके साथ में अटैच करवाता है इसको? रैंडमली, कहीं पे भी, कोई से भी जगह, ये जो होस्ट जीनोम है उसमें कहीं पे भी इंटीग्रेज एंजाइम के हेल्प से प्रोवायरल डीएनए क्या हो जाता है? अटैच हो जाता है। जैसे यहां पर ये क्या हो गया? अटैच हो गया। तो ये प्रोसेस कौन सा हो गया? इंटीग्रेशन। तो फोर्थ स्टेप कौन सी हो गई? इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में कौन सा एंजाइम? इंटीग्रेज एंजाइम जो है वो हेल्प करता है। वो क्या करता है? रैंडमली जो प्रोवायरल डीएनए होता है उसको होस्ट जीनोम के साथ में क्या कर देता है? अटैच कर देता है। ये प्रोसेस कंप्लीट। देन स्टार्ट होता है अब नेक्स्ट स्टेप, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। रेप्लिकेशन, अब जो प्रोवायरल डीएनए होस्ट जीनोम के साथ में अटैच हो गया है वो जैसे जैसे होस्ट जीनोम रेप्लिकेट होगा, डीएनए से डीएनए का फॉर्मेशन होगा, वैसे ही प्रोवायरल डीएनए का भी क्या होगा? रेप्लिकेशन होगा। उसकी भी बहुत सारी क्या बनेंगी? कॉपीज बनेंगी। दूसरा आता है फिर इसके बाद में ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है कि जो डीएनए आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो होता है, होस्ट आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है? अब इसको हम समझे इस तरीके से। नेक्स्ट स्टेप को रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन। हम इसको, ये जो सेल अभी मान रहे थे, इसको क्या मान लेते हैं? न्यूक्लियस। इसको थोड़ा लार्ज करके ले लेते हैं। ये क्या हो गया? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में यहां पर जो है ये डीएनए हो गया, इसके अंदर बीच में क्या अटैच है? एक वायरल या प्रोवायरल डीएनए। ये तो क्या हो गया? होस्ट डीएनए, और ये क्या है? प्रोवायरल डीएनए।
जो कि इंटीग्रेशन प्रोसेस से यहाँ पर आकर क्या हो गया, अटैच हो गया। अब यहाँ पर इसका क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन होगा। ट्रांसक्रिप्शन आप लोगों ने 11th में पढ़ा होगा, ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस कहाँ पर होता है, न्यूक्लियस में ही होता है, जबकि ट्रांसलेशन प्रोसेस कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म में होता है। तो ये हम क्या ले रहे हैं, ये न्यूक्लियस है, इसको सेल मत मानना, ये क्या है, न्यूक्लियस। ओके, अब देखो ट्रांसक्रिप्शन से क्या होगा कि यहाँ पर ये क्या होगा, एमआरएनए का फॉर्मेशन होगा। अब हम किसको लेकर चल रहे हैं, केवल बनेगा तो होस्ट एमआरएनए भी, लेकिन हम केवल किसके बारे में बात कर रहे हैं, वायरल आरएनए के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर जैसे ही ये प्रोवायरल डीएनए का होस्ट डीएनए के साथ में क्या हुआ, ट्रांसक्रिप्शन हुआ, तो किसका फॉर्मेशन हुआ, आरएनए, एमआरएनए, या जनरली इसको क्या बोला जाता है, जब ये न्यूली फॉर्म होता है तो उसको बोलते हैं एचएनआरएनए बोलते हैं, हेट्रोन्यूक्लियर आरएनए। अब ये जो एचएनआरएनए होता है, इसमें बहुत सारे प्रोसेसिंग होती है, मैच्योरेशन होता है इसका, और आफ्टर मैच्योरेशन इसको कहाँ पर ट्रांसफर कर दिया जाता है, साइटोप्लाज्म में। तो ये आउटर जो एरिया है इसको हम क्या मान लें, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में आएगा किसके हेल्प से, न्यूक्लियोपोर की हेल्प से। जो पोर प्रेजेंट होते हैं, छिद्र प्रेजेंट होते हैं, उपस्थित होते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में, उनके हेल्प से ये एमआरएनए कहाँ पर आ गया, साइटोप्लाज्म में। एमआरएनए एंटर कर गया कहाँ पर, साइटोप्लाज्म में, ये एमआरएनए आ गया, बाहर आ गया। नाउ अब राइबोसोम के हेल्प से, और राइबोसोम किसके होंगे, होस्ट सेल के होंगे, ठीक है। और क्योंकि सेल कौन सी है, यूकैरियोटिक सेल, क्योंकि हम किस में आते हैं, यूकैरियोट्स में आते हैं, और यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर जो राइबोसोम होता है वो कौन से टाइप का होता है, एटीएस टाइप का होता है। तो एटीएस टाइप के जो राइबोसोम है उनके हेल्प से यहाँ पर एमआरएनए क्या बनाएगा, कौन सा प्रोसेस कंप्लीट होगा, यहाँ पर ट्रांसलेशन। ये सारे जो है प्रोसेस आप लोगों ने मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में 11th में कंप्लीट कर लिए थे। ट्रांसलेशन प्रोसेस से यहाँ पर किसका फॉर्मेशन होगा, प्रोटीन का। किसका फॉर्मेशन होगा, प्रोटीन का, वायरल प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा। ये क्या बन गई, वायरल प्रोटीन। तो ये कौन सी स्टेप हो गई, ये 5th स्टेप हो गई। 5th स्टेप के अंदर रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। रेप्लिकेशन में ये सेल अगर डिवाइड होती है तो उसके साथ साथ में ये प्रोवायरल डीएनए भी क्या होता जाता है, इसकी बहुत सारी कॉपीज बनती जाती है। ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस से एमआरएनए का फॉर्मेशन होगा, जो एमआरएनए कहाँ पर ट्रांसफर हो जाता है, साइटोप्लाज्म में। देन राइबोसोम के हेल्प से कौन सा प्रोसेस कंप्लीट होता है, ट्रांसलेशन का। तो यहाँ पर प्रोटीन, कौन सी प्रोटीन, वायरल प्रोटीन। और ये वायरल प्रोटीन जो है किसका फॉर्मेशन करती है, कैप्सिड का फॉर्मेशन करती हैं। किसका फॉर्मेशन करेंगी आगे जाके, कैप्सिड। कैप्सिड के अंदर 2 लेयर्स मैंने बताई थी, एक तो आउटर लेयर होती है और दूसरी कौन सी लेयर होती है, इनर लेयर होती है, ठीक है। तो उनका फॉर्मेशन करते होते ये जो है प्रोसेस कौन सा हो गया, 5th वाला। देन आता है 6th स्टेप आती है असेंबली। असेंबली में क्या होता है कि यहाँ पर जो भी ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन के हेल्प से एमआरएनए मॉलिक्यूल्स बने हैं, ठीक है, इसको हम ले लेते हैं, ये पूरी सेल हो गई। ये क्या हो गई, सेल, यहां से और यहां तक। बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन, फॉर्मेशन ऑफ एमआरएनए एंड प्रोटीन, ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद में हम देखते हैं कि ये जो एमआरएनए और प्रोटीन है वो असेंबल होके एक साथ आकर वापस से क्या करते हैं, वायरल पार्टिकल्स का फॉर्मेशन करते हैं। मींस जैसे आरएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल किसके अंदर आ जाएगा, यहाँ पर ये प्रेजेंट हो जाएगा, इसके चारों तरफ कौन सी प्रोटीन, वायरल प्रोटीन, कैप्सिड का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। ये कैप्सिड का फॉर्मेशन इस तरीके से हो जाएगा, क्लियर। ये कैप्सिड का फॉर्मेशन हो गया। तो ये क्या बन गया, ये कौन सा प्रोसेस हो गया, असेंबली प्रोसेस। ये कौन सा प्रोसेस हो गया, असेंबली, असेंबलिंग ऑफ आरएनए प्रोटीन, आरएनए एंड प्रोटीन ऑफ एचआईवी वायरस। तो ये असेंबल हो गया। इसके बाद में यहाँ पर एक कमी दिख रही है कि यहाँ पर अभी इसमें क्या नहीं है, एनवलप नहीं है, चारों तरफ क्या नहीं है इसके, एनवलप, जिसके अंदर लिपिड बाइलेयर होती है, GP120 प्रोटीन होती है एंड GP41 प्रोटीन होती है। तो इस एनवलप का फॉर्मेशन मैंने बताया था स्ट्रक्चर के अंदर कि एनवलप का जो फॉर्मेशन होता है वो किसकी हेल्प से होता है, होस्ट सेल के हेल्प से होता है। किसके हेल्प से होता है, होस्ट सेल के हेल्प से होता है। तो यहाँ पर ये असेंबली होने के बाद में, असेंबलिंग होने के बाद में नेक्स्ट स्टेप आती है बडिंग। कौन सी स्टेप आती है,
बडिंग स्टेप आती है। बडिंग में क्या होता है कि ये जो जितने भी वायरल पार्टिकल, यहाँ पर ये मैंने एक बनाया है, बाकी यहाँ पर बहुत सारे जो है वायरल पार्टिकल इस तरीके से फॉर्म हो जाते हैं। ये वायरल पार्टिकल कहाँ पर आकर असेंबल या जमा हो जाते हैं, जो होस्ट सेल मेम्ब्रेन होती है उसके सरफेस पे आकर ये डिपॉजिट हो जाते हैं। उसके बाद में बडिंग में क्या होता है कि ये जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो बड के फॉर्म में क्या होती है, बाहर निकलती है, और यहाँ पर ये वायरल पार्टिकल्स बाहर की तरफ अपने आप को पुश करते हैं। जैसे ये पुश करेंगे, यहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं, तो इनके आउटर साइड में जो है किसका फॉर्मेशन हो जाता है, एनवलप का फॉर्मेशन हो जाता है। किसका फॉर्मेशन होगा, एनवलप का फॉर्मेशन होगा, और ये यहाँ से क्या हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे। एक ये वाले जो वायरस थे, न्यूली फॉर्म जो वायरस थे, ये कैसे हैं, इमेच्योर। इमेच्योरिटी क्यों होती है इनकी, एक तो जो इसके चारों ओर है क्या नहीं प्रेजेंट, एनवलप प्रेजेंट नहीं है। दूसरा यहाँ पर ये जो प्रोटीन होती है, कैप्सिड प्रोटीन होती है, इनके कुछ कन्फर्मेशनल चेंज भी होते हैं, इनको डिग्रेड किया जाता है बाद में कौन से एंजाइम की हेल्प से, प्रोटीएज। तो यहाँ पर प्रोटीएज एंजाइम का भी रोल होता है। प्रोटीएज एंजाइम जो कैप्सिड प्रोटीन होती है उनको डिग्रेड करने का काम करता है और उनको सही अरेंज करने का काम करता है। देन जब बडिंग होती है, ठीक है, एक बड फॉर्म में ये बाहर निकलते हैं, तो यहाँ पर इनके चारों ओर किसका फॉर्मेशन हो जाता है, एनवलप का। अब ये जो वायरस है ये किसके अंदर फ्री हो गए, ब्लड स्ट्रीम में, और अब ये क्या हो गए, एकदम एक्टिव वायरस। एक किस टाइप के वायरस है, एक्टिव वायरस। ये वायरस अब यहाँ से जाएंगे ब्लड स्ट्रीम के थ्रू और डिफरेंट टाइप की जो है सेल्स उनको क्या करेंगे, इन्फेक्ट करेंगे। मैंने बताया था कि मोड ऑफ ट्रांसमिशन के बेस पे अगर सेक्सुअल इंटरकॉर्स के थ्रू HIV बॉडी में एंटर कर रहा है तो ये वाली सेल कौन सी होगी, मोनोसाइट और मैक्रोफेज सेल होगी। यहाँ से ये मोनोसाइट और मैक्रोफेज को इन्फेक्ट करके अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट करके, और ये वाला जो वायरस है अब किसके कांटेक्ट में जाएगा, टी हेल्पर सेल के कांटेक्ट में, क्योंकि अभी किस में एंटर करेगा, यहाँ से ब्लड में एंटर करेगा। और टी हेल्पर सेल्स जनरली जो है ब्लड के अंदर प्रेजेंट होती है और वहां पर इनको जाकर इन्फेक्ट करेगा। लेकिन अगर डायरेक्टली निडल या सिरिंज के थ्रू इन्फेक्शन होता है तो ये वाली जो फर्स्ट सेल्स होगी वो कौन सी होगी, जो HIV के कांटेक्ट में आएगी वो कौन सी होगी, टी हेल्पर सेल होगी। तो ये 7 स्टेप्स हो गए किसके, लाइफ साइकिल की, किसके, HIV के लाइफ साइकिल की। अब इसको अगर हम लास्ट में अगर एक सिंगल डायग्राम के थ्रू समझना चाहे, सिंगल एक डायग्राम आप लोगों के बुक में इसका डायग्राम दिया हुआ है, बहुत इजी सा डायग्राम है, तो आप उसको नोट्स में बना सकते हैं। एक मैं अपनी तरफ से यहाँ पर बना देता हूँ रफली। देखो ये सेल हो गई, इट में भी टी हेल्पर हो सकती है, मोनोसाइट और मैक्रोफेज, डिपेंडिंग ऑन मोड ऑफ ट्रांसमिशन। क्लियर। यहां पर सबसे पहले बाइंडिंग की बात की, यहां पर जो है टी सेल रिसेप्टर्स होते हैं, उसके साथ में HIV वायरस क्या होगा, उनका जो GP120 मॉलिक्यूल है वो आकर क्या होगा, अटैच होगा, ये अटैच हो गया। ठीक है, ये कौन सा प्रोसेस हो गया, फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप के अंदर फ्यूजन, GP41 प्रोटीन के हेल्प से जो है ये क्या होता है, फ्यूज होता है, ये यहाँ पर आकर क्या हो गया, फ्यूज हो गया। फ्यूजन के बाद में यहाँ पर जो जेनेटिक या कैप्सिड जो होता है, अभी जेनेटिक मटेरियल कहाँ पर एंटर कर जाता है, एंडोसोम के अंदर, और ये फिर क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। फ्री होने के बाद में यहाँ पर इससे किसका फॉर्मेशन होगा, एक साथ में बना रहा हूँ DNA का, ये सिंगल स्टैंडर्ड वायरल RNA है, इससे किसका फॉर्मेशन होगा, डबल स्टैंडर्ड DNA का फॉर्मेशन होगा बाय द प्रोसेस ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। क्लियर। उसके बाद में ये जो रिवर्स डबल स्टैंडर्ड DNA है वो सेल न्यूक्लियस में क्या करता है, एंटर करता है। होस्ट सेल न्यूक्लियस में क्या करेगा, एंटर करेगा, यहाँ से विद द हेल्प ऑफ न्यूक्लियोपोर। यहाँ पर एंटर करने के बाद में कौन सा एंजाइम यहाँ पर काम में आता है, इंटीग्रेज एंजाइम काम में आता है। और ये इंटीग्रेज एंजाइम जो डबल स्टैंडर्ड वायरल DNA होता है उसको किसके साथ में अटैच कर देता है, होस्ट DNA के साथ में अटैच कर देता है। ये हो गया डबल स्टैंडर्ड प्रोवायरल DNA, प्रोवायरल DNA। यहाँ पर इससे क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन होगा इसका, किसका फॉर्मेशन होगा,
वायरल mRNA का फॉर्मेशन होगा, ये क्या बन गया, वायरल mRNA। ये ट्रांसफर होता है कहां पर, साइटोप्लाज्म में, ये साइटोप्लाज्म में आ गया। अब इसका कौन सा प्रोसेस होगा, ट्रांसलेशन प्रोसेस। ट्रांसलेशन प्रोसेस में राइबोसोम काम में आते हैं। तो यहाँ पर किसका फॉर्मेशन होगा, प्रोटीन्स का फॉर्मेशन होगा। ये बहुत सारी क्या बन गई, प्रोटीन्स बन गई। अब ये जो वायरल mRNA है, ये क्या हो गया, वायरल mRNA। देखो यहाँ पर वायरल mRNA के केवल 2 और 3 एंजाइम काम में आते हैं। बाकी जितनी भी मशीनरी होती है वो किसकी यूज की जाती है, होस्ट सेल की यूज की जाती है। ठीक है, राइबोसोम हो गया, अदर कोई एंजाइम्स हो गए, तो वो सारा होस्ट सेल का यूज होगा यहाँ पर। और ये क्या हो गई, वायरल प्रोटीन। अब ये वायरल प्रोटीन और वायरल mRNA की हेल्प से क्या होगा, असेंबलिंग होती है। क्या होगी, असेंबलिंग। ये दोनों मिलके और किसका फॉर्मेशन करेंगे, वायरल पार्टिकल्स का, इनएक्टिव वायरल पार्टिकल। ये क्या बन जाएंगे, इनएक्टिव वायरल पार्टिकल। ठीक है, अब ये वायरल पार्टिकल सरफेस पे जाकर क्या हो जाते हैं, डिपॉजिट हो जाते हैं यहाँ पर। और ये बडिंग प्रोसेस से यहाँ से क्या निकलेंगे, बाहर निकलेंगे। ये बड का फॉर्मेशन होता है और यहाँ से क्या हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। इनमें कुछ चेंजेज आते हैं, लाइक दैट कि इसके अंदर जो प्रोटीएज एंजाइम के हेल्प से एनवलप को सही तरीके से अरेंज करना, उसके अलावा इनके चारों तरफ किसका फॉर्मेशन होना, एनवलप का। और एक जो मैच्योर एक्टिव इन्फेक्टियस HIV वायरस, उसको किस में रिलीज कर दिया जाता है, ब्लड में रिलीज कर दिया जाता है। और यहाँ से ये अदर जो सेल्स है उनको क्या करता है, इन्फेक्ट करता है। तो ये क्या हो गया इसका लाइफ साइकिल, जिसके अंदर फर्स्ट स्टेप, वापस से रिकॉल करते हैं, फर्स्ट स्टेप बाइंडिंग। ये कौन सी हो गई, बाइंडिंग। सेकेंड स्टेप, फर्स्ट स्टेप बाइंडिंग, उसमें कौन सी प्रोटीन यूज हो रही है, GP120। सेकेंड स्टेप फ्यूजन, फ्यूजन के अंदर कौन सी प्रोटीन यूज होती है, GP41। उसके बाद में रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ये कौन सा प्रोसेस हो गया, थर्ड स्टेप, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। जिसमें मैंने अभी पहले बताया था कि यहाँ पर एंजाइम कौन कौन से यूज होते हैं, एक तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज होता है और RNase H, जो कि क्या करता है, RNA DNA हाइब्रिड को क्या करता है, RNA को डिग्रेड करता है। उसके बाद में थर्ड स्टेप आती है इंटीग्रेशन। ये जो है स्टेप, फोर्थ स्टेप, ये कौन सी हो गई, इंटीग्रेशन। यहाँ पर जो एंजाइम यूज हो रहा है वो कौन सा है, इंटीग्रेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम है, इंटीग्रेज एंजाइम। उसके बाद में ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन, ये वाला जो है, ये कौन सा हो गया, फिफ्थ स्टेप। ये इसके अंदर रेप्लिकेशन हो सकता है, रेप्लिकेशन होगा, ट्रांसक्रिप्शन होगा एंड ट्रांसलेशन। ये फिफ्थ स्टेप हो गई। एंड सिक्स स्टेप, ये असेंबली। इनका क्या होगा, जो अलग अलग है mRNA और प्रोटीन, उनकी क्या होगी, असेंबलिंग होगी। तो ये सिक्स स्टेप असेंबली। और ये सेवंथ स्टेप हो गई, जिसके अंदर ये वायरल पार्टिकल्स को क्या कर दिया जाता है, रिलीज कर दिया जाता है। ये कौन सी हो गई, बडिंग। तो ये कंप्लीट हुआ हमारा HIV लाइफ साइकिल, HIV का जीवन चक्र। क्लियर, ये आप लोगों को समझ में आया होगा। अच्छी तरीके से आप लोग इसको तैयार करें। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे HIV के मोड ऑफ ट्रांसमिशन की, प्रिवेंशन की, डायग्नोसिस की एंड ट्रीटमेंट की। ये 4 पॉइंट्स और इसके अंदर बच रहे हैं। थैंक यू।